बंधु सादर अभिवादन। कुलपहाड़ एक परिचय। इस परिचय को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रतीक चुना है, समाड़ा पीर। समाड़ा पीर जो इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा और पुराना पर्वत है। जी हाँ, मैं समाड़ा पीर हूँ और भगवान के द्वारा स्थापित मुझ पर्वत के ऊपर जो शिवलिंग है उसे प्रणाम करते हुए मैं कहता आँख अनदेखी, क्योंकि मैंने कुलपहाड़ की उत्पत्ति, उद्भव, विकास, वृद्धि गांव से कस्बे की ओर बढ़ते देखा है। छोटे से गांव कुलवा और पहाड़ी और कटबरिया से लेके कुलपहाड़ विशाल आज का कुलपहाड़ देखा है। इसलिए भूत, भविष्य, वर्तमान मेरी आंखों के पास है। मैंने इसके इतिहास को, भूगोल को, अर्थशास्त्र को बहुत निकट से समझा है। मेरी गोद में ही इसकी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, संगीत और शिल्प जन्मा है। इसलिए मैं कहता आँख अनदेखी। हद हद चलता ओलिया, बेहद चलता पीर, हद अनहद दोनों चले ताको नाव फकीर। जी हाँ, मैं इस कस्बे का रक्षक भी हूँ। ओलिया का माने होता है रक्षक, संरक्षक, मित्र और मालिक। मैं मालिक भी हूँ। वयोवृद्ध होने के कारण मैंने सब समझा है और जाना है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं कि मैं ओलिया भी हूँ, मैं पीर भी हूँ। पीर माने खुदा का भेजा हुआ नबी या ईश्वर का भेजा हुआ देवदूत, जिसे हम ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, संत कहते हैं, जिनके नाम के आधार पर मेरा नामकरण पूरे पर्वत को ही लोग उस ऋषि के माध्यम से, उस पीर के माध्यम से मुझे समाड़ा पीर कहने लगे। तो मैं हद अनहद दोनों चले ताको नाव फकीर। फकीर तो इस क्षेत्र की विशेषता रही है। यहाँ सतयुग में समाड़ा नाम के ऋषि थे या कोई पीर पैगंबर थे, जिनको एक वर्ग ने पीर कहा, दूसरे ने उन्हें ऋषि कहा। उन ऋषि के नाम पर मेरा नामकरण हो गया। मैं सबसे पहले कुलपहाड़ की उद्भव स्थिति बताऊं, उसके पूर्व में अपना जन्म भी बताता हूँ। पृथ्वी की पहली चट्टानें जब ठंडी हुई तो उन्हीं के साथ मैं भी भूगर्भ के अंदर ठंडा हुआ। फिर कालांतर में एक द्वीप बना पेंजिया, फिर पुनः एक विखंडन हुआ और दो भागों में गोंडवाना के अंतर्गत मैं आ गया। उस समय कुछ दरारें पड़ी, उन दरारों में मेरा बीज वपन हुआ और उन दरारों में खिंचाव दबाव पड़ने से मैं ऊपर उठ गया और उस तरह से मेरा जन्म हुआ। अब जाने कि इस जन्म के बाद में सतयुग आया। सतयुग में ये चूंकि जंगली इलाका था, इसलिए यहाँ संत, ऋषि, मुनि, सन्यासी लोग आते थे, पीर पैगंबर आते थे। तो वही उन्हीं ऋषियों में एक समाड़ा ऋषि आए, जिन्होंने इस क्षेत्र में तपस्या की। वैसे ऋषियों को पालने की परंपरा इस क्षेत्र की और मेरी रही है। यहाँ कभी मर जात्रा नाम के पंडित, पुजारी और ऋषि जन्मे थे। यहाँ आज भी दाता चरण बंदगी अभी हाल ही में विदा हुए हैं। तो ये उस समय सन्यासियों की भूमि थी और उसी परंपरा का आज भी प्रतिनिधित्व हो रहा है। इस सतयुग में ऋषि आए। त्रेता में चूंकि ये जंगली इलाका था, इसलिए राम वनवास के समय यहाँ आए। हाँ, चित्रकूट में मैंने सर उठा के देखा, उस समय मैं जवान था, तो बहुत दूर से मुझे राम, सीता, लक्ष्मण भी दिखे और मैंने उन्हें प्रणाम किया। उसी सभा में जब वशिष्ठ आए थे, जनक आए थे, तो उन्हें भी प्रणाम किया। इसलिए मैं अपना
यहाँ से बात प्रारंभ करता हूँ। द्वापर में भगवान कृष्ण के पीरियड में, महाभारत काल में, ये चेदी राज्य मेरे पड़ोस में था, जिसे आज चंदेरी कहा जाता है। तो जिनको कृष्ण ने मारा था अपने अपराधों की वजह से। इसके बाद कलयुग आया। कलयुग के 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी तो चंदेल कालीन राजाओं की थी, जहाँ कालिंजर, महोबा, खजुराहो आदि का विकास या वैभव हो रहा था। और उस चंदेल काल में मेरे इर्द गिर्द तालाबों का निर्माण किया गया, मेरे इर्द गिर्द पोखर बनाए गए, महल और मठ मंदिर बनाए गए, जिनके अवशेष आज भी हैं। 10वीं शताब्दी में मेरे इस आंगन में गौड़, काछी और बनाफर लोग तथा यादवों का वर्चस्व आया। तो उस समय ये 3 भागों में बटा हुआ था। कोल्हुआ के हनुमान जी के पास कुल्हुआ गांव था, और मेरी तलहटी के नीचे पहाड़ गांव था, जहां आज दुबननपुरा है। और बहुत दूर मुझसे मोरम की पहाड़ियों के पास एक कटबरिया नाम का भी अधिवास था, जो यादवों का था। तो यादव, गौड़ और काछी ये 3 गांव थे, जो जिन पे बनाफरों का आधिपत्य हो गया। फिर 11वीं शताब्दी में यहाँ आल्हा उदल और पृथ्वीराज की तापें भी मैंने सुनी, जो मेरे इर्द गिर्द से निकल गईं। तो इस तरह से उनकी याद में आज भी यहाँ एक कुआं आल्हा उदल का कुलपहाड़ गांव के कुलपहाड़ महल के अंतर्गत बना हुआ है। तो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा छत्रसाल, जो चंपत राय के पुत्र थे, उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न जातियों से समझौता करने के लिए कुलपहाड़ के यादव वंश में भी एक शादी की, जिससे रायमन दौआ नाम का उनका सेनापति बना। और उन्होंने इस क्षेत्र को जगत राज के आधिपत्य में दे दिया था। और 1729 में यहाँ 1729 में यहाँ सबसे पहले आक्रमण हुआ बंगस नाम के खान बहादुर का, और उस खान ने, इस बंगस ने ये कुलपहाड़, महोबा, जैतपुर और मुढ़ारी और सालवन पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। 1729 और 30 के बीच इंदौर से छत्रसाल ने मराठा सेना को बुलाया, जो महोबा आई और युद्ध में वंगस को हराया, और ये क्षेत्र बाद में विजयी हुआ, जिसे छत्रसाल ने इस क्षेत्र को पेशवा बाजीराव को आधिपत्य में कर दिया। इस तरह से ये क्षेत्र उनके उसमें चला गया। लेकिन इसके 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में जगत राज के आधिपत्य में ये आया था, और पेशवा के होने के बावजूद भी छत्रसाल के पुत्र जगत सिंह जैतपुर के राजा हुए। जैतपुर माने बेलाताल, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर कुलपहाड़ में उन्होंने, जगत राज ने छत्रसाल की अनुमति से और मराठों की अनुमति से यहाँ सेनापति महल का निर्माण कराया, जो उनके बड़े पुत्र के लिए बनाया गया था, जिसका ब्याह चित्रलेखा के साथ हुआ था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में इस मोरम की पहाड़ी पर एक सुंदर महल बनाया गया, जो मुगल कालीन शिल्प सौंदर्य से अलंकृत था, जिसमें गुर्ज और बुर्ज पाए जाते थे। इस महल में बड़े बड़े हाल और बड़े बड़े कमरे थे। वस्तुतः इसके नीचे जो अस्तबल है, वह इस बात का प्रतीक है कि ये बाद में सेनापति का महल हुआ। और चूंकि इनकी मृत्यु सेनापति की 22 वर्ष की लघु उम्र में ही हो गई, और चित्रलेखा जो उनकी पत्नी थी विधवा हो गई, तो
बाद में वो सेनापति महल में रही और उसके बगल में एक महल बनाया गया जो रायमंदौआ या जो शादी हुई थी 36 साल की, उनका वो बहादुर सेनापति था, उस सेनापति के लिए ये महल। बाद में वो सेनापति भी रहा जो अपने जीवन के अंत काल में वैराग्य को प्राप्त हुआ था। इस तरह से ये सेनापति महल के बगल में, चूँकि सेनापति उनका जगत सिंह के पुत्र थे इसलिए उनका संस्कार भी यहाँ किया गया, और उनकी पत्नी का बाद में संस्कार हुआ जो सुरही कहलाती है, दोहरी इमारत है। ये 3 मंजिल में बनी, इसके गुंबद जो है वो सेनापति महल के से दिखाई देते हैं, और उनके बगल में उनके पति का भी समाधि स्थल बना हुआ है। इस तरह से प्रारंभिक दशक में ये 3 बड़ी इमारतें मैंने बनती हुई देखी, और रायमंदौआ जो कटबरिया कहलाती है उसी परिवार से होने के कारण आज भी वहाँ यादवों का वर्चस्व है। उसी पीरियड में अटा बनाया गया जो वस्तुतः शस्त्रागार था, जिसके ऊपर एक छतरी लगी है जहाँ सैनिक चारों ओर से रक्षा करते हैं राज्य की, और वो शस्त्रागार था। उसकी दीवारों पे छेद हैं, बड़े बड़े 4 हाल हैं, कमरे बनाए गए हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और दीवारों में सुराख है ताकि हम दुश्मन को दूर से भी देख सकें। इस तरह से ये अटा सेनापत और सुराही के बीच में एक पुल भी बनाया गया जिसके खंडहर आज भी देखने को मिलते हैं। तो वस्तुतः जो सुराही है वो कुलपहाड़ का ताजमहल है जो प्रेम की गाथा गा रहा है। 1700 के बाद 1750 में 40 के बीच सेनापति की डेथ होने की वजह से केहर सिंह जैतपुर की गद्दी पर बैठे। उनके दीवान देशपत सिंह ने कुलपहाड़ का किला बनाया जो मेरे उत्तरी भाग में बना हुआ है, और कुलपहाड़ के उत्तरी भाग में एक टीले पर बना हुआ है, पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसके नीचे चौपड़ा बना हुआ है। इसमें सुरंग बनी हुई है, एक सिंह द्वार बना हुआ है, ये भी मुगल शैली से अलंकृत है। 1740 और 50 के बीच चूँकि 1957 में गदर हुई तो यहाँ के राजा ने विद्रोह किया, सुंगरा के राजा ने विद्रोह किया, तो इनको देशपत सिंह को ही सारा राज्यभार दे दिया गया और केहर सिंह नदारत हो गए। 4 साल विदा हुए, लेकिन इस बीच मर जात्रा नाम के जो एक संत थे जिनको देशपत सिंह ने अपने मंदिर की पूजा के लगा लिया रखा था, उनकी बड़ी सुंदर पुत्री सुजाता थी। सुजाता के ऊपर उसका मन डोल गया और उसने बलात्कार कर दिया, जिसकी वजह से मर जात्रा संत ने उनको शाप दे दी कि तेरा ये खंडहर हो जाए महल। तो इस तरह से ये शापित महल आज खंडहर के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सुंदर चौपड़ा है जहाँ रानियाँ नहाती थीं। सुरंग बनी हुई है जो सुंगरा के लिए, बेलाताल के लिए और चरखारी के लिए जाती है। इसमें बड़े स्नानागार बने हुए हैं, ये 3 गुंबज बने हुए हैं। जहाँ घंटा बजाया जाता था उसका भी गुंबद बना हुआ है। यद्यपि यह महल विखंडित हो गया है सांप की वजह से, लेकिन खंडहर बता रहे हैं कि इमारत ये बहुत अपने पीरियड में बुलंद थी। तो कीरत सिंह के सेनापति की ये गढ़ी थी जो देशपत सिंह, दीवान देशपत के नाम से संबोधित किया गया। इस तरह से 1804 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और वायसन की संधि के अनुसार ये इलाका अंग्रेजों ने जीत लिया। अंग्रेजों ने इसको जीत लिया और 1804 के बाद 1858 तक अंग्रेज सूबेदार जो जालौन में का था उसके अंतर्गत था। 1857 की गदर के बाद यह नौगांव रेजिडेंसी में ये छोटी सी रियासत
हस्तांतरित कर दी गई। बाद में ये चरखारी स्टेट में भी मिल गई। इसके अंतिम शासक राव बहादुर सिंह थे। यहाँ बनाफरों का काफ़ी वर्चस्व इस काल में बढ़ गया था। तो यह छोटी सी रियासत चरखारी स्टेट 1937 में गांधी जी आए कुलपहाड़। जनतंत्र इंटर कॉलेज के जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें गांधी चबूतरा बना हुआ है। सबसे पहले उस समय एक नन्ना पटवारी नाम के होते थे, उन्होंने धर्मशाला बनाई थी जहां इंटर कॉलेज स्थापित कर दिया गया है। उन ऐतिहासिक पुरुष को प्रणाम करता हूं। और जनतंत्र में आज भी गांधी चबूतरा बना हुआ है। उनके प्रभाव से इस क्षेत्र के बड़े प्रभावी व्यक्तित्व श्री भगवान दास जी बालेंदु अपनी पत्नी सहित स्वतंत्रता संग्राम में कूदे। उनके साथ बालकृष्ण अग्रवाल भी थे, भगत नामदेव भी थे और महादेव प्रसाद अवस्थी भी थे। तो क्योंकि गांधी जी इस परिवार में आए हुए थे। तो जिस तरह 1857 में हिम्मत सिंह गोसाई ने सेक्रीफाइस किया था, देशराज सिंह ने यादव ने सेक्रीफाइस किया था, उसी तरह से इन लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने को हवन कर दिया। इसका उल्लेख श्री संतोष कुमार पटेरिया ने स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग के लिए किया है। और पुरातात्विक क्षेत्रों का उल्लेख श्री वासुदेव चौरसिया ने अपने उसमें भी किया है। इस तरह से कुलपहाड़ का इतिहास देखने को मिलता है। कुलपहाड़ के जो तालाब थे, जो जगत राज सिंह के छोटे भाई केहर सिंह ने बनवाया था, उसमें आज जो कुलपहाड़ का बड़ा तालाब है वो सामंत सिंह ने, जो बिजावर के सम्राट थे, चूँकि ये एक दूसरे के चचेरे भाई थे, इसलिए इन्होंने बिजावर का किला भी इस पे बना। फिर सरीला का किला भी केहर सिंह ने बनवाया था। और बाद में रतन सिंह ने, जो चरखारी स्टेट के राजा थे, इसको किया था। इस तरह से इन लोगों ने 10वीं शताब्दी में आए जो बनाफर थे वो इस क्षेत्र में ब्रिटिश काल में बहुत प्रभावी हो गए। और उनमें भुजबल सिंह, सवा सिंह, अर्जुन सिंह, माधो सिंह, ये विशिष्ट नाम थे, जिनके उत्तराधिकारी छोटे भाई श्री नारायण सिंह ठाकुर हुए, जिनके पुत्र आज भी प्यारे राजा और नन्हे राजा हैं। तो इन लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इसी इतिहास के तहत उल्लेखनीय है कि 10वीं शताब्दी में आए जो बनाफर थे वो काछी, गौड़ और यादवों के ऊपर प्रभावी हुए और उनमें उन्होंने एक छोटी सी रियासत स्थापित कर ली, जिसमें भुजबल सिंह, सवा सिंह, अर्जुन सिंह और माधो सिंह जैसे लोग आए। और उन्होंने ब्रिटिश पीरियड में इस विलय रियासत को पुनः अच्छी रियासत बनाने के लिए इन लोगों ने इस छोटी सी रियासत को पुनः सजाया संवारा, जिसमें किशोर सागर बनाया गया, जिसमें विभिन्न मंदिर बनाए गए, जो ठाकुरों का मंदिर है, धनुषधारी का मंदिर है, और भी मंदिर बनाए गए, तालाब में मंदिर बनाए गए, बाजार के इर्द गिर्द, किशोर सागर के इर्द गिर्द मंदिर बनाए गए। साथ ही इन मंदिरों के पास जो बड़े बड़े चबूतरे बनाए गए, तालाबों के घाट बनवाए गए और बाग बगीचे बनाए गए। शहर के मध्य में एक बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था, जिसके अंदर चौपड़ा था, बहुत सुंदर एक बहुत बड़ा कुआं था जहाँ सिंचाई होती थी और केत की आदि होती थी, अमरूद होते थे, बहुत बड़ा वो था। तो इन 5-7 लोगों ने, इसके अंतरिम जो शासक थे, जब स्वतंत्रता बाद विलय हुआ तो राव बहादुर साहब थे। इस तरह से ये कथाएं चलती हैं। सुजाता और जन्मात्रा की कथा और चित्रलेखा और
इसकी कथा के बाद अब हम भूगोल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में कुलपहाड़ का जो क्षेत्रफल 2.75 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 1.06 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई वस्तुतः 198 मीटर है, लेकिन मेरी जो ऊंचाई है, समाड़ा पीर पर्वत की जो ऊंचाई है, वो 9 से 98 मीटर है। और जो यहाँ जो वर्षा होती थी, पहले 36 इंच वर्षा, 76 सेंटीमीटर वर्षा होती थी, लेकिन विगत दशकों में निरंतर वर्षा में कमी आई है। अब यहाँ की वर्षा घटकर 66 सेंटीमीटर हो गई है। और तापमान में बढ़ोतरी, जब जाड़ों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और गर्मियों में यह 43 की जगह अब 46 डिग्री होने लगा है। उसी तरह से औसत तापमान जो जाड़ों का होता है वो 25 और गर्मियों का 37 डिग्री के लगभग रहता है। यहाँ 2011 के अनुसार जनसंख्या 20,921 थी, जिसमें 85% हिंदू और 13.72% मुसलमान और ईसाई 1.9% थे। यहाँ पुरुष 52% हैं, स्त्रियाँ 48% हैं, इसलिए स्त्री पुरुष अनुपात में अंतर है। साक्षरता वस्तुतः यहाँ बहुत अधिक है, जो 84% है, और स्त्रियों की साक्षरता काबिल तारीफ है, 64% है। जनसंख्या का घनत्व इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि शेष गांव के आसपास कृषि भूमि है, इसलिए जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। ये जो सेनापति के समय में इन 3 गांवों को, कुलवा को और पहाड़ गांव को और कटबरिया को के बीच में एक वेल प्लान्ड शहर बसाया गया था। उसी में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। उसकी समानांतर सड़कें निरंतर जो चौड़ी थी वो चबूतरों के कारण छोटी होती चली जा रही हैं और जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है। प्रमुख धंधा यहाँ के 95% लोग कृषि करते हैं। कृषि का आधार सिंचाई है। भूमि का मूल्य भी सिंचाई के आधार पर तय होता है। नहरों तालाबों से सिंचाई होती है, लेकिन ये सिंचाई निरंतर वर्षा कम होने से, तालाब कम भरने से सिंचाई का प्रतिशत घट रहा है, इसलिए भूमि कमज़ोर है। तो पूर्व में यहाँ कपास की खेती होती थी, नील की खेती होती थी, क्योंकि पेंच मिल इतनी बड़ी मिल थी जो प्रमाणित करती है कि यहाँ कच्चा माल बड़ी मात्रा में होता है। आजकल मोटे अनाज ही यहाँ ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। प्रमुख कच्चे माल हैं ग्रेनाइट क्वार्ट्स, जहाँ 2-2 मीटर के ब्लॉक बनते हैं, जो पुलों को और बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के काम में आते हैं, बांधों को बनाने के काम में आते हैं। इस तरह से ग्रेनाइट क्वार्ट्स बड़ी मात्रा में यहाँ फैला हुआ है। मेरे ही चारों ओर मेरे ही अंग प्रत्यंग खंडित विखंडित होकर जो अक्षय अपर्दन से अलग हो गए हैं, वे ही बहुत बड़ा कच्चा माल प्रस्तुत करते हैं। सुअर पालन यहाँ हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है, यहाँ बांस उद्योग विकसित हो सकता है। यहाँ पुट्ठा उद्योग भी बड़ी मात्रा में, चूँकि उसके कच्चे माल हैं इन सबके, इसलिए इन उद्योगों का विकास संभव है। कुलपहाड़ भविष्य में उन्नति करे, इसके लिए आप सब भी प्लानिंग करें। धन्यवाद।